Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture of operation research. In the previous series of the lecture, we tried to understand about the basic methods of the game theories, and in the previous series of lecture, we tried to understand about the algebraic methods and arithmetic methods for the two player sum of the games, where the two players are playing the games and they are taking the strategy against to each other. Now, so in the first lecture we tried to understand about the saddle point method, then the dominance rules method, then the arithmetic methods, then the algebraic methods, and today in this lecture we try to understand the fifth method of this game theory chapter, which is the graphical methods, right? So when the graphical method which is applicables, so we try to start the discussions on the graphical method. So the graphical method is applicable only those games which is having the two players, यानी ये जो गेम्स है, इस तरह की गेम्स यानी ग्राफिकल मेथड्स है, वो तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब गेम जो है वो दो प्लेयर के बीच ही खेला जा रहा है, राइट? एंड आउट ऑफ दैट द वन प्लेयर हैज़ ओनली टू स्ट्रेटजी. उसमें से जो एक प्लेयर है उसके पास सिर्फ दो स्ट्रेटजी ही है फॉर टू, यानी दो जो है वो फिक्स हो गई एक के लिए, इनटू एन गेम, राइट? और दूसरे के पास कितनी, तो कि एन नंबर ऑफ जो है वो स्ट्रेटजीज हो सकती है. कैन बी मैथमेटिकली रिटर्न एज तो प्लेयर ए which has the two strategy which is A and B, sorry, A1 and A2, and the player B which has A n number of the strategies, so which is the B1, B2 and rest to B rest to n. So we assumes that the game does not have the saddle point. यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इस गेम के लिए, इस गेम के अंदर सैडल पॉइंट नहीं है, राइट? सपोज द P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द A1 स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर A. यहाँ पे P जो है वो प्रोबेबिलिटी है किसके लिए, तो कि आपके A1 स्ट्रेटजी के लिए, जो आपका प्लेयर A है उसकी स्ट्रेटजी के लिए. देन एक्सपेक्टिंग पे ऑफ फॉर द A. अब उसके लिए जो एक्सपेक्टिंग पे ऑफ रहता है फॉर A विच इज अकॉर्डिंग टू द प्योर स्ट्रेटजीज एंड कैन बी रिटन एज सो. अब उसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरीके से इसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ का टेबल बना सकते हैं, जिस विच इज द बी डैश प्योर स्ट्रेटजी विच इज द B1 B2 रेस टू B रेस टू n, एंड द एक्सपेक्टेड पे ऑफ विच इज द A11 इंटू P प्लस A21 इंटू 1 माइनस P. इस तरीके से आप उसके पे ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. और ओरिजिनल आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे आपको नंबर्स होगा, तो फिर कैलकुलेशंस जो है वो आपका इजी बन जाएगा. सो इतना तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब आपको इससे आगे जो है वो क्या करना है, इसके आगे जब जाएंगे तब इसका बेस्ड ऑन दैट द P कैन बी फाइंड आउट एंड हेंस अब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको P मिल जाएगा, राइट? एंड द स्ट्रेटजी कैन बी फाइंड आउट. और उसके बाद इसका जैसे सिंप्लीफिकेशंस होगा तो आपका उसका स्ट्रेटजी फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ फ्रॉम द ग्राफ क्राइटेरिया, अब उसको क्या करना है, जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको आपको ग्राफ के अंदर एक आपका वर्टिकल कॉलम रहेगा विच इज द A1 स्ट्रेटजी विच इज द P इज इक्वल टू 0, जब P इज इक्वल टू 0 था. अब एक आपका हो जाएगा A2 वेर द P इज इक्वल टू 1, जब P जो है वो 1 है, राइट? सो प्लेयर A विच इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया इज टू बी कंसिडर व्हेन द A चूज द A1 choose its probability is 1 and probability of choosing A2 which is the 0, जो A2 के लिए जो probability रहेगी वो 0 हो जाएगी, राइट? सो A2 which is the P is equal to 0 उसके लिए हमें चूज़ करना है, और A1 which is the P is equal to 1 है उसके लिए हमें चूज़ करना है. इन ग्राफिकल मैथड द स्ट्रेटजीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइन. इसके लिए जो है वो हमने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया, वर्टिकल लाइन से, विच इज शोइंग द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड प्रोबेबिलिटी इज शोन्स बाय हॉरिजॉन्टल लाइन. उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे,
जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ जो क्रॉस किया है वैसे जो है वो प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है। ज्वाइनिंग द टू वर्टिकल लाइन्स, राइट, उसको दो वर्टिकल लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन किया जाता है। ए नंबर इज एलोटेड टू ईच लाइन विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द बी स्ट्रेटजी। द लोएस्ट बाउंड्री of this line which is give the lines and gives the minimum expected payoff to A as a function of P since A is minimizing player। A जो है वो क्या है, तो कि बेसिकली वो जो है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है एंड द हाइएस्ट ऑन दी लोअर बाउंड्री, वो जो है उसको क्या करना है, उसका अगर हाइएस्ट का हमें लोएस्ट पॉइंट उसको फाउंड करना है। देन द गिव्स the maximum expected payoff of A, hence the optimum value is P। The important of the maximean is that it is the highest level at which the B can be hold is winning। Similarly, it is the level at which A can hold B to minimize the losses। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है वो m इंटू टू गेम भी ट्रीटेड हो सकता है। इस तरीके से जो है वो एक तरीके से ये 2/2 का जैसा एक तरीके से गेम जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होके फॉर्म हो जाएगा। फिर उसको जो है वो आपको लास्ट में जो जिस दो लाइन मिलेंगे उस दो लाइन के पॉइंट को आपको ले लेना है, राइट। अब वो दो कोऑर्डिनेट दोनों के ले लेंगे, एक जो दो वर्टिकल लाइन के साथ अटैच है उस कोऑर्डिनेट को लेके आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। उस 2/2 के मैट्रिक्स को जो है वो आप एल्जेब्रिक या एरिथमेटिक मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है वो इस तरीके के गेम जो सॉल्व हो सकते हैं। यानी इस चीज़ का बेसिक कोर क्या था कि ऐसी गेम जिसके अंदर दो प्लेयर खेल रहे हैं, एक प्लेयर के पास जो अपनी स्ट्रेटजीज है वो फिक्स स्ट्रेटजीज विच इज़ द टू, एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास दो ही स्ट्रेटजी है और दूसरा प्लेयर ऐसा है जिसके पास n नंबर ऑफ स्ट्रेटजी है। उस कंडीशंस के अंदर गेम अगर खेला जाएगा तो कैसे खेला जाएगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये इस मेथड से हमें पता चलता है। अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर ए, ऑल्सो फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी एंड द वैल्यू ऑफ द गेम यूजिंग द एरिथमेटिक मेथड। अब उसको जो है यहाँ पे आपको जैसे आपको 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसको आपको एरिथमेटिक मेथड से जो है वो सॉल्व करना है, राइट। वैसा आपको क्लियर जो है वो इंडिकेशंस दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके पास एक टेबल जो है वो दिया गया है, प्लेयर ए वर्सेस प्लेयर बी। प्लेयर ए ऐसा प्लेयर है जिसके पास दो ही स्ट्रेटजी है, A1 और A2, जबकि प्लेयर बी है जिसके पास 5 स्ट्रेटजी है विच इज़ द B1, B2, B3, B4 एंड B5, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशंस किया हुआ दिया है, राइट। अब स्टेप क्या है, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक द सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट आपने चेक करना है। सैडल पॉइंट कैसे चेक किया जा सकता है वो आपको पता है, राइट। यानी आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या करते थे सैडल पॉइंट के अंदर, रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम, रो मिनिमम का मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम, अगर बोथ आर सेम देन द सैडल पॉइंट विच इज एग्जिस्ट, राइट। नाउ द स्टेप नंबर 2 विच इज नाउ द कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर ए का जो प्रोबेबिलिटी है टू सिलेक्ट द A1 स्ट्रेटजी विच इज P, यानी A1 वाला जो रो है उसके सामने आपको क्या लिखना है, P लिखना है। और A2 के लिए जो है वो आपका जैसे हम लोग एज्यूम करने थे ना एल्जेब्रिक के अंदर, वैसे यहाँ पे 1 माइनस P एज्यूम करना है A2 के लिए, राइट। कंसिडर द एज पे ऑफ मैट्रिक्स व्हेन द स्ट्रेटजी इज ऑफ B विच इज चेंजिंग एज इन द गिवन बिलो। अब वो कैसे किया जा सकता है, आप देख लीजिए कि B1 के जो प्योर स्ट्रेटजीज है विच इज़ B1, B2, B3, B4, B5, तो और B5 तक आपने लिख दिया। अब आपको कैलकुलेशन, अब यहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लिकेशंस करना है, 4 इंटू P, राइट, प्लस 2 इंटू 1 माइनस P। आप देख लीजिए कि मैंने
जो पहला कॉलम था B1 का, तो हम लोग B1 के लिए बात कर रहे हैं, B1 की स्ट्रेटजी के लिए, तो 4 इंटू पी, क्योंकि मैंने A1 के लिए जो है A1 स्ट्रेटजी के लिए मैंने P एज्यूम किया है, A2 स्ट्रेटजी के लिए मैंने 1 माइनस पी किया है, तो इसीलिए मैंने 4 इंटू पी प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी। इसी तरीके से मैंने दूसरा कॉलम लिया 2 इंटू पी प्लस 7 इंटू 1 माइनस पी। इस तरीके से मैंने एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन। अब इसका सिंप्लीफिकेशंस करके मैं इसको समराइज करूँगा, तो 4p प्लस 2 माइनस 2p, तो 4p में से 2p चले जाएंगे तो 2p बचेंगे, तो 2p प्लस 2, यानी ये इसके एक्सपेक्टेड पे ऑफ को जो है मैंने सिंप्लीफिकेशंस करके मुझे ये मिला। यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका कि 2p प्लस 7 माइनस 7p, तो माइनस 5p प्लस 7, देन द p प्लस 8 माइनस 8p, तो माइनस 7p प्लस 8, यानी इस तरीके से आपका पूरा जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो के आपका टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक जगह पे p की वैल्यू को 1 लिखना है, राइट। आपको जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिला है ना, राइट, जैसे आपको देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या एक्सपेक्टेड मिला है, तो ये पूरा आपका कॉलम बन रहा है ना, 2p प्लस 2 माइनस 5p प्लस 7 माइनस 7p प्लस 8, जो आपको मिला है उसमें से एक बार आपको क्या करना है कि p की वैल्यू में 0 लिखना है, और एक बार आपको क्या करना है p की वैल्यू में 1 लिखना है, राइट। आया समझ में? तो ये तो इजी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक्सपेक्टेड के वैल्यू में p की वैल्यू के अंदर मैंने 0 लिखा, तो 0 जब लिखूँगा तो मेरा जब 0 में लिखूँगा, आप देख लीजिए कि 2 इंटू 0 यानी 0 हो गया, प्लस 2 यानी p जब मिलूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड पे ऑफ के अगर p जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 2, और मुझे 1 रख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 4, माइनस अगर मैं माइनस 5p की जगह मैं 0 लिखूँगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस मेरा 7 हो जाएगा। फिर जब 1 लिखूँगा मेरा तो मुझे 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने क्या किया कि सारे के वैल्यू p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 1 जब वैल्यू मिल गए तब मुझे ये दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो कोऑर्डिनेट को मुझे क्या करना है, तो वो कोऑर्डिनेट को मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करना है। अब आपका A1 और A2, राइट, आप सोचिए, मैंने आपको पहले इसके थियरी पोर्शंस में बताया था कि आपका जो A1 है वो क्या रहेगा, A1 लाइन जो रहेगी वर्टिकल लाइन, उसमें आपको p इज इक्वल टू 1 लिखना है, और A2 लाइन जो है वो आपका क्या रहेगा, जो वैल्यू आपको उसमें क्या कौन से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आपको, जो आपको p इज इक्वल टू 0 के हिसाब से मिले हैं, तो आप उसको दो कोऑर्डिनेट से मिलाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे मेरे जो पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मुझे मिल रहा है। तो आपको किसके लिए जो है वो आपको स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी थी, तो कि आपको करना है जो है वो बी के लिए, राइट, आप जो है वो बी के लिए जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो बी जो है वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली जो उसका ऑब्जेक्टिव है तो किसी भी तरीके से जो है वो क्या करना चाहता है, तो किसी भी तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यानी सॉरी मिनिमाइजिंग प्लेयर है, बी जो है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर है, तो वो क्या करना चाहेगा, तो उसका जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो किसी भी तरीके से जो है जो अपना लॉस जा रहा है वो लॉस को किसी न किसी से कम लॉस कितना हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करेगा। जो ये जो है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर रहेगा, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स आपको A1 और A2 लाइन के अंदर लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप जैसे मुझे मिला कि B1 के लिए जो है मेरी स्ट्रेटजी है B1, तो इसके लिए मुझे 2 और 4, तो ये जो मेरा लाइन है मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो लाइन में ज़्यादा जूम कर रहा हूँ वो, तो एक मेरा पॉइंट हो गया 4, राइट, जो p इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ पे मेरा 2, राइट। अब दूसरा लाइन हो जाएगा मेरा 7 और 2, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 और ऊपर वाला 7, राइट। इस तरीके से मैंने सारे लाइंस को जो है वो जॉइंट्स कर दिए। अब जो आपको लोवेस्ट मिनिमम रीजन आपको मिल रहा है, आप देख लीजिए कि नीचे एक लाइन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट जो है ना, मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे वो लिखा है मिनिमम का मैक्सिमम,
राइट, मिनिमम का मैक्स, मिनी मैक्स, इसका प्रिंसिपल क्या है, मिनी मैक्स, मिनिमम का मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे जो मैक्सी पॉइंट लिखा है ना, मैक्सिमम पॉइंट, तो उसके नीचे, उसके ऊपर एक लाइन किया गया है, राइट। आपको जो भी नीचे वाला एरिया आपको मिल रहा है, राइट, मिनिमाइज मैक्सिमीन, मैक्सिमाइज द मिनिमम प्रॉफिट, आपको जो मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये पॉइंट। तो यहाँ पे जो आप देख लीजिए कि दो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ये जो पूरा लाइन किया हुआ है ना, एक जो है वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉइंट मिल रहा है, एक जो है वो आपको अभी वो जो मार्क किया हुआ पॉइंट है ना, वो आपको मिल रहा है थोड़ा राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है विच इज़ क्वाइट अपर देन दी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है थोड़ा सा इसके नीचे है, राइट, कंपेयर टू राइट हैंड साइड वाला जो अभी ब्लैक डॉट से मार्क किया गया है ना, वो पॉइंट। तो वो जो लाइन इंटरसेक्टिंग मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, यानी आप नीचे के मुझे दो इंटरसेक्टिंग, जैसे यहाँ पे मुझे एक मैं अगर एक एरिया मार्क करूँ मेरा ग्राफिकल रीजन का, तो यहाँ पे उस एरिया के अंदर मुझे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे थे। तो उस जैसे 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, तो आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि मैक्सिमीन, यहाँ पे आपका मैक्सिमाइज टू मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये आपको यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो है वो आपका सबसे हाईएस्ट वाला नीचे से जो इंटरसेक्टिंग ऊंचा जो पॉइंट रहेगा वो आपको राइट इंडिकेशंस देगा। तो उस लाइन, वो जो पॉइंट है वो किस दो लाइन को इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। तो एक लाइन है मेरा 2 और 4 वाला, और दूसरा मेरा लाइन जो है वो 1 और 8 वाला। तो 4 और 1, 2 और 8, राइट, इस तरीके से मुझे ये आपको यहाँ पे उसको डायरेक्टली कहाँ से लेना है, जो आपका पहला वाला टेबल था 4, 1, 2, 8, यानी B1 और B3, यहाँ पे देख लीजिए आप 4, 2, 1, 8, राइट, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिले हैं, तो मैं यहाँ से उसको ले लूँगा। अब जैसे ही मैं ले लूँगा तो मुझे क्या मिला है कि 2/2 का मैट्रिक्स मिल गया। अब 2/2 मैट्रिक्स को जो है मुझे क्या करना है, तो 2/2 का मैट्रिक्स जब मुझे मिल जाएगा तो उसको मुझे एरिथमेटिक मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ जो है मैंने प्रोबेबिलिटी लेके जो है वो एरिथमेटिक मेथड से जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे आप देख लीजिए कि 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, तो मैंने उसको फर्स्ट रो का डिफरेंस मैंने लिखा दूसरे रो के सामने, फिर दूसरे रो का डिफरेंस जो है मैंने पहले रो के सामने, इसी तरीके से पहले कॉलम का डिफरेंस मैंने लिखा जो है वो दूसरे कॉलम के नीचे, और दूसरे कॉलम का जो डिफरेंस था मैंने लिखा पहले कॉलम के नीचे। अब उसके बाद जो है वो मैं उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, विच इज़ द 6/9 एंड 3/9 हियर, विच इज़ द 7/9 एंड 2/9, और इस तरीके से जो है मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो आपका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सो विच इज़ दी, आप उसके पास उसका इक्वेशंस है, और इक्वेशंस में आप जैसे वैल्यू ऑफ गेम आपको पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेथड। ये जो था पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेथड था। अब इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजी है, प्लेयर दो के पास जो है वो 3 स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से मैंने A1 स्ट्रेटजी के सामने P एज्यूम कर लिया, A2 स्ट्रेटजी के सामने मैंने 1 - P एज्यूम कर लिया। जैसे ये एजम्पशंस हो गए तो ऐसे एजम्पशंस के बाद जो है मैंने एक एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लिखने की कोशिश की फॉर B, विच हैज़ अ प्योर स्ट्रेटजी, विच इज़ दी 1 × P + 8 × 1 - P। इसी तरीके से 3P + 5 × 1 - P, देन 11P + 2 × 1 - P। इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफिकेशंस किया। जब सिंप्लीफिकेशंस हो गया तो उसके बाद मैंने एक बार जो है वो P की वैल्यू 0 पुट की, एक बार जो है वो मुझे P की वैल्यू 1 पुट करनी थी, और इस तरीके से मुझे जो है वो आंसर मिले। जैसे आंसर मिले तब मुझे A1 लाइन के अंदर वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो P = 1 थे, और A2 लाइन के अंदर मुझे वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो P = 0 थे, राइट। वो जो था मैंने यहाँ पे
लिखने की कोशिश की। अब उसके बाद जैसे उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा मुझे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के बाद मुझे वो लाइन सेलेक्ट करना है। और जैसे ही वो लाइन, यहाँ पे आप देख लीजिए कि उसका मिनिमम का मैक्सिमम पॉइंट नीचे वाला रीजन जो है वो आपने मार्क किया, तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो ज़्यादा ऊपर है कंपेयर टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नीचे है कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट लेना था, राइट। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट उसको कंसिडर करके ले लिया। अब जो मैक्सिमम पॉइंट मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है जो हाइट से नीचे से, राइट, वो किस दो लाइन से इंटरसेक्टिंग करके मुझे मिला है, तो वो मुझे पकड़ना है। तो वो जैसे मैं पकड़ूंगा तो मुझे दो लाइन यहाँ पे मिल जाएगी कि जो 2 और 11 को जॉइंट कर रही थी और 3 और 5 को। तो यहाँ पे मुझे 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। उस 2/2 मैट्रिक्स को मुझे जो था वो एरिथमेटिक मेथड से जो मुझे सॉल्व करके इसका मुझे वैल्यू ऑफ गेम का आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका 5th मेथड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेथड था। ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट मेथड जो है विच इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। अब लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड जो है वो आप पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, राइट। लीनियर प्रोग्रामिंग आप पूरा जो है वो चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा जो है उसमें आपको कुछ दिखाने की या फिर बताने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर किसी को डिफ़िकल्टीज हो तो फिर आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे मैं सिर्फ, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा पूरा चैप्टर हमने 1 महीने तक पढ़ा है, यानी कैसे टेबल फॉर्म करना है, कैसे कंस्ट्रेंट को फॉर्म करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हमें फॉर्म्स करना है, ये चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बेसिक नॉलेज आपके पास है, उस हिसाब से मैं आपको ये मेथड की जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो है दिस इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स थियरी सिंस द गेम थियरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग, जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म पे हमें एक्सप्रेस की है। वी विल solve the game theory problems by the linear programming problem. This method is same as a linear programming method. जो method जो है वो linear programming method से same methods है। So let's x1, x2, x3 and y1, y2, y3 is to be the probabilities with which the A and B is select their pure strategies. उससे जो है हम लोग प्योर स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स विच इज़ टू बी परफॉर्म, राइट। अब उससे जो है उसके बाद के जो है स्टेप्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू चेक द सैडल पॉइंट। जब आपको किसी भी गेम का प्रॉब्लम मिले तो फर्स्ट हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप विच इज़ वी हैव टू चेक द सैडल पॉइंट। सेकेंड, फाइंड द रेंज ऑफ द गेम वैल्यू। अब उसके बाद आपको गेम का रेंज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स लाइज बिलो, जब वो आपको नीचे मिल रहा है, राइट, then add the number to each cells of the matrix which can make the value of the game which is to be positive. उसको आपको मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देना है जिससे जो है वो आपका वैल्यू का जो गेम मिले वो आपको पॉजिटिव गेम मिले। नाउ वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ गेम टू ए इज वी, राइट, फ्रॉम consider from the B's point of view and develop the strategies of the player. So यहाँ पे आपको ये एज्यूम कर लेना है कि y1 upon v is equal to capital Y1, y2 upon v which is the capital Y2 or y3 upon v which is the capital Y3. Then we have to rewrite the relationship. Then converting the relations into the equations. अब उस equations को हमें उस relations को equations में convert करना है. Then we have to use the LP methods and from that we can find out the value of the games and we can reuse the equations which is assumes in the step number 4 so that we can find out the solutions with the linear programming methods. So यहाँ पे आपको एक गेम का एक मैट्रिक्स दिया गया है। प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास जो है वो 3 स्ट्रेटजी है विच इज़ द A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स x1, x2 एंड x3, y1, y2 एंड y3 आर द प्रोबेबिलिटी विथ
which A and B is select that pure strategy and the following are the steps to be performed. यहाँ पे हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ ले लेनी है. द देम आपको क्या करना है, द स्टेप नंबर 1 हो जाएगा आपका कि फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट इज़ द सैडल पॉइंट और नॉट, राइट. हमने सैडल पॉइंट है कि नहीं वो चेक किया. तो अगर आपको सैडल पॉइंट, बट ऑब्वियस है कि इसमें नहीं ही मिलने वाला है, फिर भी आपको एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सैडल पॉइंट चेक करना पड़ेगा. नाउ द स्टेप नंबर 2 इज़ द गेम वैल्यू इज लाइज बिटवीन द 0 एंड 3. यहाँ पे आप मैट्रिक्स के अंदर आप देख लीजिए कि गेम की सारी वैल्यू जो है वो 0 और 3 के अंदर जो है वो आएगी, राइट. सो देर इज़ अ नो नीड टू ऐड एनी नंबर फॉर मेकिंग द वैल्यू ऑफ द गेम टू पॉजिटिव और द ग्रेटर देन 0, राइट. यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोई वैल्यू को अगर ऐड करें जिससे हमारा गेम का वैल्यू जो पॉजिटिव या फिर 0 में हमें मिले. नाउ द वैल्यू ऑफ द गेम टू ए इज v. ए के लिए जो है वो वैल्यू ऑफ गेम हमारा v बन जाएगा. कंसिडर द बी's पॉइंट ऑफ व्यू. हमें b के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चीज़ सोचनी है. सिंस द बी विल ट्राई टू मिनिमाइज द वी. बी कैसे ट्राई करेगा, बी जो है वो ट्राई करेगा कि मैं कैसे ए के जो स्ट्रेटजी है जो वी है उसको मैं कैसे किस तरीके से मैं मिनिमाइज कर सकूं. सो वी मस्ट मैक्सिमाइज दी 1/v अगेंस्ट द ईच स्ट्रेटजी ऑफ द ए. सो यहाँ पे आपका अब कंस्ट्रेंट बन रहा है. सो A1 के जो कंस्ट्रेंट बन रहा है विच इज़ द 0 स्मॉल y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू v. इसी तरीके से 3y1 इंटू y2 प्लस 3y3 लेस देन और इक्वल टू v. थर्ड विच इज़ द A3 विच इज़ 4y1 प्लस 4y2 माइनस 2y3 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू v. अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिवाइडिंग ऑल द रिलेशनशिप बाय दी v. अब सारे रिलेशंस को जो है वो आपको v से डिवाइड करना है. तो सारे जो इक्वेशंस है ना उसमें आप v से डिवाइड कर दिए कि 0v1 स्मॉल v1 सो स्मॉल y1 डिवाइड बाई v प्लस 2y2 डिवाइड बाई v प्लस 2y3 डिवाइड बाई v विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. अब 1 क्या किया हमने, हमें v को रिप्लेस करने के लिए जो है वो जो हमें ऑब्जेक्टिव कंस्टेंट के वेरिएबल के फॉर्म्स में जो था उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया कि सारे को v से डिवाइड कर दिया. अब मुझे वैल्यू ऑफ गेम की जगह मुझे क्या, वैल्यू ऑफ गेम जो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर फॉर्म्स के अंदर. अब ये चीज़ जो है वो आपको कंस्टेंट सेकेंड और कंस्टेंट A2 और कंस्टेंट A3 के लिए जो है वो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है. जैसे इतना स्टेप्स आपको कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे इतना काम हो जाएगा उसके बाद लेट्स एज्यूम्स वेयर द स्मॉल y1 अपॉन v इज इक्वल टू कैपिटल y1 जो हमने पहले थियरी में एज्यूम किया था. देन स्मॉल y2 अपॉन v विच इज़ कैपिटल y2. देन स्मॉल y3 अपॉन v विच इज़ द कैपिटल y3. इस तरीके से इसको ये पॉइंट्स में ये वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है. जहाँ जहाँ पे आपको स्मॉल y1 अपॉन v दिखेगा, स्मॉल y2 अपॉन v दिखेगा, स्मॉल y3 अपॉन v दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल y1 कैपिटल y2 और कैपिटल y3 लिख देना है. यहाँ पे ये आपके अब कंडीशंस चेंज हो रही है. सो द 0 कैपिटल y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1. Now converting the above relationship into the equal to constant or inequalities equation. So 0y1 plus 2y2 plus 3y3 plus यहाँ पे मैंने क्या किए तो कि स्लैक वेरिएबल जैसे ही मैंने ऐड किए तो अब मेरा इक्वेशंस जो है वो बैलेंस कंडीशंस में लेस देन और इक्वल टू जो मेरा कंडीशंस था उसको मुझे इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे स्लैक वेरिएबल जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो वो बैलेंस होके जो है वो इक्वालिटी में आ जाएगा. तो मैंने सारे को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की. जैसे ही इक्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो अब आपको टेबल बनाना है. सो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3, राइट. ये सारे इतने वेरिएबल हो गए.
राइट। फिर आपका हो जाएगा रिप्लेसमेंट रेशियो हो जाएगा, राइट। बेसिक वेरिएबल्स हो जाएगा, राइट, सप्लीमेंट्री वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब आपको वेरिएबल्स को लेके जो है वो जो अपनी पुराना प्रोसेस था लीनियर प्रोग्रामिंग ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का, उस प्रोसेस से जो है वो सारे इक्वेशंस जो है वो सारे इटरेशंस आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। जब आपको आपके इटरेशंस के अंदर ज़ीरो जो है वो रिप्लेस होके आपका बेसिक वेरिएबल 1 आ जाएगा, वहाँ पे जो है वो आपका ये एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो भी वैल्यू मिल रही है वो y1 y2 y3 और s1 s2 वैल्यू जो है वो बेसिकली तो ज़ीरो ही होने वाली है। उसको लेके आपको जो बेसिक इक्वेशंस में आप उसको जब पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये मेथड यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है विच इज़ द इटरेटिव मेथड्स फॉर द अप्रोक्सीमेट्स सॉल्यूशंस, राइट। ये जो मेथड है वो आपका पूरा जब आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है और हायर मैट्रिक्स है और हायर गेम्स है, इसके लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। विच आर नॉट सॉल्युबल बाय द प्रीवियस डिस्कस्ड मेथड, जो है वो जिसको जो है वो 3x3 और उससे ज़्यादा के जो मैट्रिक्स और ज़्यादा प्लेयर वाले गेम हैं जो प्रीवियस मेथड से जो सॉल्व नहीं हो सकते थे, उस चीज़ के अंदर ये जो है वो आपका ये मेथड इटरेटिव मेथड जो है वो काफ़ी बार तो सिलेबस में इसको मेंशन भी नहीं किया। आपका जीटीयू का जो सिलेबस में इस मेथड को जो है मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके बुक के अंदर है, आपके जीटीयू के सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए ये पूछने के चांसेस 0% है, राइट। 5th सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस 0% ही रहते हैं। और आज के बाद आज से पहले के जो एग्ज़ाम पर के आप एग्ज़ाम के जीटीयू एग्ज़ाम के पेपर देखोगे तो भी आपको ये चीज़ पता हो जाएगी कि इटरेशंस जो मेथड है, इटरेटिव मेथड जो है वो आज तक पहले 5 साल में रेयरली 7th सेमेस्टर के अंदर एक बार अगर पूछा गया हो तो, राइट। उस 10 पेपर रेगुलर और रेमेडियल 10 में से शायद एक ही बार ऐसा हुआ है लास्ट 5 साल में जब वो पूछ लिया हुआ है। और पूछते तो भी 4 मार्क में पूछते हैं, इतना कुछ बड़ा तो नहीं पे, फिर भी हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हमें ये प्रोसेस जो है वो सीख के जाना चाहिए। तो ये जो है वो पूरा स्टेप्स है इसके, तो इसको स्टेप्स को जो है वो आपको फॉलो करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा क्योंकि ये थियरी पार्ट्स जो है वो आई थिंक इतना आपको डेप्थ में समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो फिर आपको ये जो है वो मेथड ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आ सकती है, राइट। तो इसको समझने की कोशिश स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसका सॉल्यूशंस के अंदर क्या है कि प्लेयर ए वर्सेस प्लेयर बी के पास आपका पास प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटजी है। दोनों जो है वो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 स्ट्रेटजीज है। उसको जो है वो आपको यूज़ करके आपको पहला स्टेप्स यू हैव टू सिलेक्ट एनी रो, राइट। कोई भी रो आपको आर्बिट्ररीली जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड प्लेस इट बिलो दी गिवन मैट्रिक्स। किसी भी रो को आप सिलेक्ट कर दिए और उस मैट्रिक्स के नीचे लिख दीजिए, राइट। हियर द फर्स्ट रो इज सिलेक्टेड एज ए R1। यहाँ पे एक जो पहला रो जो है वो R1 के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स लिख दिया है, राइट। उस मैट्रिक्स में से मुझे एक रो सिलेक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, तो एक रो मुझे सिलेक्ट R1 जो किया था वो मैंने मैट्रिक्स के नीचे लिख दिया 2 0 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहला रो R1 सिलेक्ट किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब स्टेप 2 मेरा क्या है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट रो। तो उस रो का स्मॉलेस्ट नंबर आपको उसको सिलेक्ट करना है। यू हैव टू मार्क इन दैट मार्क विद द सर्कल इन दैट एलिमेंट। तो इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, तो इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट तो 0 था, तो 0 को मैंने सर्कल से मार्क कर दिया। तो स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम C1, राइट। यहाँ पे आपको कॉलम C1 को सिलेक्ट करना है ऑफ दैट मैट्रिक्स विच हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दैट रो। आपको ऐसा C1 एक कॉलम जो है जिसको चूज करना है
जिसके अंदर सबसे छोटा वेरिएबल हो और वो जो वेरिएबल हो वो आपके रो वाले जो रो का ज़ीरो था उसके इक्वल हो, यानी इस आपको ऐसी एक कॉलम सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज़ीरो हो, यानी वो ज़ीरो और आपके रो में जो सबसे छोटा वेरिएबल था वो दोनों मैच होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है हियर, तो आप ऊपर का टेबल देखोगे तो सारे कॉलम के अंदर ज़ीरो है, राइट। तो मैंने क्या किया कि सबसे छोटा जो कॉलम था B3 जिसके अंदर सबसे छोटे वेरिएबल्स थे तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो हियर द ज़ीरो इज़ अवेलेबल इन ऑल द रो आर्बिट्रली सिलेक्टिंग द थर्ड कॉलम, मैंने थर्ड कॉलम जो है उसको सिलेक्ट किया है एंड प्लेसिंग दैट कॉलम इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम के वाइज जो है, जैसे मैंने रो वाइज में उसको फर्स्ट रो को उसके नीचे लिखा था, तो मैंने यहाँ पे जो क्या किया है कि जो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया थर्ड कॉलम तो उसको मैंने राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि राइट हैंड साइड पे उसको मैंने उसको मेंशन कर दिया है। अब स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दैट सिलेक्टेड कॉलम। उस आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर को सिलेक्ट करना है एंड मार्क दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि उस के अंदर लार्जेस्ट नंबर 1 है, तो आप 2 1 है तो उसमें से पहला वाले रो जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हियर द लार्जेस्ट एलिमेंट इज 1 इन द 2 रो, 2 रो के अंदर 1 है। सो आर्बिटरली मेकिंग द 1 इन द रो फर्स्ट, राइट, जो फर्स्ट रो के अंदर है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। नाउ फ्रॉम द लास्ट इटरेटेड कॉलम, राइट, जो लास्ट इटरेटेड कॉलम था मेरा जो हमने बनाया, सिलेक्ट द मिनिमम नंबर, उसमें से जो लास्ट अभी बना उसमें से मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर कौन सा हो जाएगा 0, एंड सिलेक्ट द मिनिमम नंबर एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द रो फ्रॉम दैट रो फ्रॉम द मैट्रिक्स। हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, तो मैंने आपको यही चीज़ बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरा 0, राइट। सो correspondingly the selecting row which has the minimum number which is equal to the 0, तो मैंने यहाँ से जो कॉलम अभी अभी मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देखोगे अभी अभी जो अपना कॉलम बना उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा था, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो था वो 0 था। आपको उस हिसाब से ऐसी एक रो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर जो है वो 0 हो। तो मैंने जो है वो क्या किया कि रो 2 जो है वो सिलेक्ट किया, रो 2 जिसके अंदर 0 है, और जो है उस कॉलम को जो है मैंने सिलेक्ट किया और मैट्रिक्स में से, तो वी हैव सिलेक्टेड द रो नंबर 2 ऑफ दैट मैट्रिक्स, ऐड द रो इन द प्रीवियस सिलेक्टेड रो। अब उस रो को मुझे क्या करना है, जो प्रीवियसली सिलेक्टेड हमने प्रीवियसली कौन सा पहला वाला रो जो है वो हमने पहले सिलेक्ट किया था R1, राइट, उसके अंदर मुझे जो ऐड करना है, राइट, द समेशंस अंडर द मैट्रिक्स। तो मुझे क्या करना है, तो मैंने जो अभी जो मैंने सिलेक्ट किया कौन सा दूसरा रो था, अब मुझे क्या करना है दूसरा जो मैंने अभी रो जो सिलेक्ट किया उसको फर्स्ट रो के अंदर समेशंस करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने 2 के अंदर 2 डाले, तो मुझे यहाँ पे मैंने जो मेरा सेकंड रो था तो सेकंड रो के अंदर फर्स्ट वेरिएबल मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 था, तो 0 को मैंने 2 के अंदर ऐड किया तो मेरा 2, फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो मेरा क्या था, दूसरा एलिमेंट जो है मेरा 2 था, तो 2 को दूसरा एलिमेंट मेरा 2 था तो 2 को मैंने 0 के अंदर डाला तो मेरा 2 हो गया। अब तीसरा एलिमेंट जो है वो मेरा 1 था तो 1 को मैंने 1 के अंदर डाला तो मेरा 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका एक नीचे रो बनेगा, तो वो जो रो बनेगा वो कौन सा जो न्यू डेवलप्ड रो होगा वो आपका 2 2 और 2 उस टाइप का एक रो बन जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर ये ख़त्म हो गया। रिपीट दिस पॉसिबल्स फॉर द नंबर ऑफ इटरेशंस, इसको आप मिनिमम 5 इटरेशंस के तक जो है वो आपको इसको प्रोसेस करना है। तो मैंने क्या किया कि ये जो है वो जैसे बना था, तो अब मेरा अभी का जो कॉलम बना वो कौन सा था, अभी का जो रो बना 2 2 2, अब उसको मैं क्या करूँगा, अब उसको मुझे ऐड करना है फर्स्ट रो के अंदर। तो अब जो मुझे बना है यहाँ पे 2 2 2, उस रो को मैं फर्स्ट रो
आपके जो डार्क वाले मेंशन किए हैं उसको मैं ऐड करूँगा। तो 2 को मैं 2 में ऐड करूँगा तो मेरा नीचे वाला अभी जो नया डेवलप्ड रो हो रहा है वो 4 बन रहा है। फिर 2 को मैं 0 में डालूंगा तो मेरा 2 बनेगा। 2 को मैं 1 में डालूंगा तो मेरा 3 बनेगा। तो अब आपका नया रो बना है विच इज़ दी 4 2 3। अब मैं उसको क्या करूँगा, 4 2 3 को मुझे किस में ऐड करना है, तो 4 2 3 को मुझे ऐड करना है थर्ड रो के अंदर जो डार्क वाला है उसके अंदर। तो मैं 4 को 3 में डालूंगा तो मेरा 7 हो जाएगा। 2 को 0 में डालूंगा तो 2, 3 को 0 में डालूंगा तो मेरा 3। यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट अभी जो आपका जो नया रो बना है विच इज़ दी 7 2 3, राइट, 7 2 3। तो 7 2 3 को आप और आपके जो लास्ट वाले में डालेंगे तो आपका बन जाएगा 10 2 और 3। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 5 इटरेशंस तक जो है इसको ऐड करने की कोशिश की है। उसी तरह जो है वो आपको सेम चीज़ को कहाँ तक करना है, सेम चीज़ जो मैंने रो के लिए नीचे नीचे इटरेशंस को डेवलप की, इसी तरीके से 5 इटरेशंस तक जो है वो आपको कॉलम के अंदर जो है वो भी ऐड करके जाना है, राइट। आप जैसे ही वो कॉलम के अंदर ऐड करते जाओगे तो आपका ये जो है वो एक को आप जैसे 0, राइट, एक का एक ही रहेगा, 0 के अंदर डालोगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 का 3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपके कॉलम भी जो है वो 5 इटरेशंस तक आपको एक्सटेंड करते जाने हैं। जब 5 इटरेशंस तक एक्सटेंड हो गए, राइट, तब यहाँ पे जो है द अपर वैल्यू ऑफ द गेम विच इज़ द हाइएस्ट नंबर इन दी लास्ट इटरेटेड कॉलम, जो आपका लास्ट इटरेटेड कॉलम था उसका हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन सा रहेगा, तो क्या 6, राइट। द नंबर ऑफ इटरेशन विच इज द 5, तो 6/5 हो गया। नाउ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गेम विच इज द हाईएस्ट नंबर इन द लास्ट इटरेटेड रो, जो लास्ट इटरेटेड रो था उसका सबसे छोटा एलिमेंट था वो कौन सा था, 10 2 और 3, तो 2 हो गया अपना। इटरेशन कहाँ तक की हमने, 5 तक, तो ये यहाँ तक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। हियर द लोवेस्ट नंबर ऑफ द लास्ट इटरेटेड कॉलम विच इज द 2/5 विच इज द 0.4. So the value of the game which is between the 0.4 and the maximum which is the 1.2. So the 0.1 0.4 which is less than or equal to v, जो वैल्यू ऑफ गेम रहेगा वो आपका 0.4 तक रहेगा मिनिमम के अंदर, और मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जो जा सकता है विच इज़ दी 1.2 तक। तो ये जो है वो इटरेटिव मेथड से किया गया हुआ सॉल्यूशंस था। तो यहाँ पे जो है वो आपका इटरेटिव मेथड जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसके साथ आपका गेम थ्योरी, ये इसको मैं ज़्यादा वेटेज इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली आपको डोमिनेंस रूल्स पूछा जाता है, एल्जेब्रिक मेथड पूछा जाता है, एरिथमेटिक मेथड पूछा जाता है, सैडल पॉइंट मेथड पूछा जाता है, गेम के जो है वो डेफिनेशंस जो है गेम थ्योरी के जो है वो पूछे जाते हैं। इटरेटिव मेथड कभी कभी जो है वो कभी ही पूछा गया है, तो इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा, फिर भी आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, किया है। आप खुद से एक बार इसको देखने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके साथ जो है वो आपका यहाँ पे गेम थ्योरी का चैप्टर जो है वो आपके 6 और 6 मेथड के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है नया चैप्टर विच इज़ द क्यूइंग थ्योरी उसको स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज़ राइट योर एनरोलमेंट नंबर आफ्टर वॉचिंग दिस video in the comment section. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for